जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। बिहार में सरकार बदलने के बाद आज यानी 23 सितंबर को पहली बार गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर पहुंचे। पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए गठबंधन टूटने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? चूंकि बयान सीधे नाम लेकर दिया गया तो जवाब आने में भी वक्त नहीं लगा। सुनिए आरजेडी और जेडीयू का रिएक्शन। कल तो हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का। उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की। बात क्या किया, हम तो पहले ही कह रहे थे ना, आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। उनके आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आपने देखा है कि महागठबंधन जो बनी है और महागठबंधन बनने के बाद जो नेताओं के, बीजेपी के नेताओं का जो होश हो रहा है वो बौखलाए हुए हैं। उनके आने जाने से कोई और इस तरह के साजिश रहती है। ये सिर्फ माहौल को, जो सामाजिक सौहार्द है उस वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, और कोई काम नहीं। जनता सब चीज जानती है, जनता सब चीज समझ गई है। अब तक बीजेपी की तरफ से आई प्रतिक्रियाएं इतनी सीधी नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने अब तेवर बदल दिए हैं। 2024 में जीत के साथ अगले विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा कर दिया है। इसके अलावा किशनगंज में पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक भी की गृह मंत्री ने। दूसरी सुर्खी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी है। अब तक हुए घटनाक्रम के बाद ये बात साफ हो गई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो सोमवार के दिन नामांकन कर सकते हैं। उनके मुकाबले में केरल से सांसद शशि थरूर की उम्मीदवारी भी तय मानी जा रही है। ये तो हुई अध्यक्ष के चुनाव की बात। कई लोगों ने कहा कि कुछ और लोग भी पर्चा ले सकते हैं। द्विपक्षीय मामला ना माना जाए सिर्फ, पर मामला कहीं फंसा भी है। राजस्थान में सीएम की कुर्सी किससे मिलेगी अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं? क्या वो अध्यक्ष बनने के पहले नामांकन भरने के साथ ही इस्तीफा देंगे, या अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा देंगे, या इस्तीफा नहीं देंगे? और अगर वो इस्तीफा देंगे तो क्या सचिन पायलट, जो कभी उनके उप मुख्यमंत्री थे, वो अपना मंसूबा पूरा कर पाएंगे? कुछ ने कहा दावेदारी प्रबल है, कुछ ने कहा गांधी परिवार का आश्वासन है, पर कुछ ने कहा कि गहलोत नहीं चाहते कि राजस्थान की बागडोर सचिन के हाथ में आए, और उनके हाथ में विधायकों का बहुमत है। और फिर वो निर्दलीय भी तो हैं, जो हर बार अशोक गहलोत की दावेदारी को आला कमान के सामने किसी भी और दावेदार के मुकाबले मजबूती दे देते हैं। तो सचिन पायलट के बरक्स विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम की भी चर्चा रही। देखिए राजनीति, कभी यही अशोक गहलोत और सीपी जोशी एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे, और आज इनकी गुइयां बज्जू होने की बात चल रही है। इन सब के बीच अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल पहुंचे। दोनों के बीच एक कॉफ़ी हाउस में बैठकर लंबी बातचीत हुई। पहली कोशिश राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए मनाने की थी, मगर राहुल पहले ही साफ कर चुके हैं कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद के चुनाव में शामिल नहीं होगा। कुछ नेता चाहते थे कि राहुल यात्रा के बीच में दिल्ली आए और यहाँ पर बैठक हो, लेकिन उन्होंने इस पर्पज से दिल्ली आने से भी मना कर दिया। दिल्ली आएंगे अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक। फिर आता है अशोक गहलोत का बयान, सुनिए। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूँगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है। एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति एक पद, जैसा आप भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कल संवाददाता सम्मेलन में कह रहे थे। तो उसके बाद राजस्थान का सिरमौर किसके सिर? क्या आप किसी का नाम सुझाएंगे, विधायकों की राय ली जाएगी, या किस तरह हाईकमान फैसला करेगा? देखिए, तो मैं यहाँ कोची में खड़ा खड़ा तो नहीं कह सकता। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी,
वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करें। गौर से सुनिए, क्या प्रक्रिया हो और प्रक्रिया कब हो। यहाँ दो बातें साफ हैं। पहला ये कि अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ये लगभग तय है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज़्यादातर नेताओं का समर्थन उनके साथ है। दूसरा ये कि वो सीएम पद के लिए कोई भी नाम लेने से सार्वजनिक रूप से बच रहे हैं, लेकिन अंदर खाने उन्होंने सुझाव भी दिया है और विधायकों को संकेत भी कर दिया है। वैसे भी गहलोत और पायलट के बीच की दूरी कोई छिपी हुई बात नहीं है। तीसरी सुर्खी बॉम्बे हाईकोर्ट से है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल दशहरे पर शिवसेना की बड़ी रैली होती है। एक तरह से उनका आप एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव कह लीजिए। इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन होता है, अपने राजनीतिक वारिसों को लॉन्च किया जाता है और भविष्य की रूपरेखा भी बताई जाती है। लेकिन अब शिवसेना दो खेमों में बटी है। कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया कि कौन सी शिवसेना असली है, तो दशहरा रैली पर भी दो दावे थे। बीएमसी ने टकराव की स्थिति को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उद्धव और शिंदे दोनों ही गुटों को रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ठाकरे गुट की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट एसपी चिनॉय पेश हुए। दलील दी कि शिवसेना 1966 से ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करती रही है। सिर्फ कोरोना काल में दशहरा मेला का आयोजन नहीं किया गया था। अब कोविड के बाद सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। ऐसे में इस साल 2022 में शिवसेना को दशहरा मेला आयोजित करने की इजाजत दी जाए। बहस के दौरान शिंदे गुट ने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। ठाकरे गुट का दावा भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है। दलीलों के बाद फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिवाजी पार्क में दोनों गुटों को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति न देने का बीएमसी का फैसला उचित नहीं है और उद्धव ठाकरे गुट को रैली करने की इजाजत मिल गई। वैसे हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक आदेश का हवाला दिया था, जिसमें लिखा है कि न्यायालय को कानून व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसे प्रशासन पर छोड़ देना चाहिए। पर कोर्ट में दलील जीतने के बावजूद उद्धव ठाकरे को रैली में संयम बरतना होगा, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोजन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। चौथी सुर्खी हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर्स के एक अफसोस से जुड़ी हुई है। उन्होंने रुपया और रिकॉर्ड निचला स्तर इतनी बार एक साथ लिख दिया है कि उन्हें वो अब एक दूसरे के पर्यायवाची से लगने लगे हैं। 23 सितंबर को $1 के मुकाबले रुपए की कीमत पहली बार 81 रुपये 9 पैसे पहुंच गई। 23 सितंबर की शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे लुढ़का। इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया 8% से ज्यादा टूट चुका है। 22 सितंबर को भी रुपया 89 पैसे कमजोर होकर 80 रुपये 87 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। वैसे आज मार्केट बंद होते होते रुपए की हालत थोड़ी सुधरी भी, तो $1 के मुकाबले 80 रुपये 98 पैसे पर ठहर गया। चिंता की बात यह है कि गिरावट हर रोज हो रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह अमेरिकी मार्केट में हलचल को बताया जा रहा है। 21 सितंबर को अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपनी कर्ज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की, यानी अमेरिका ने अपने यहाँ महंगाई को काबू करने के लिए कदम उठाया। ठीक वैसे ही जैसे भारत में रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा है। इस कदम से महंगाई जब काबू होगी तब होगी, लेकिन डॉलर की कीमत तुरंत बढ़ जाती है और अपने यहाँ रिकॉर्ड लो वाली खबर आ जाती है। रुपए या किसी भी मुद्रा की कीमत बढ़ने या घटने के आंतरिक और बाहरी दोनों कारण होते हैं। ये बाहरी कारण है। आंतरिक कारण देश की पॉलिसी को माना जाता है। जिस तरह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, उसका भी असर रुपए की कीमत पर दिखता है। कांग्रेस सरकार में भी जब रुपया गिरता था तो वो कारण अंतर्राष्ट्रीय ही बताते थे और भाजपा की सरकार भी यही कर रही है। पर एक फर्क आया है, विपक्ष में रहते हुए जो नेता रुपए की कीमत प्रधानमंत्री पद की गरिमा से जोड़ देते थे, अब वो इस पर कुछ नहीं बोलते। कुछ स्वतंत्र आवाजें भी थीं जो रुपए की कमजोरी पर सवाल उठाती थीं, लेकिन उन्होंने भी खामोशी ओढ़ रखी है। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।